लास्ट सेशंस के अंदर हमने चैप्टर 4 डिस्कस कर लिया था. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर 5, दैट इज द लीनियर फंक्शंस एप्लीकेशन. और लीनियर फंक्शन एप्लीकेशंस जो हैं, जाहिर सी बात है कि जब आप मैथमेटिकल फंक्शंस पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर आप जो है वो फंक्शंस को और मजीद तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. अब लीनियर फंक्शंस आपने चैप्टर 4 में देखा था, उसके अंदर आपके पास सिर्फ एक एक फंक्शन अवेलेबल था. ठीक है जी. अब यहाँ आपके पास जो है वो वैल्यूज बढ़ रही हैं. ठीक है, कुछ मॉडल्स इंड्यूस हो रहे हैं. चैप्टर 5 की आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो चैप्टर 5 की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जो है वो लीनियर फंक्शंस की एप्लीकेशन नजर आएंगी. जो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है दैट इज 5.1, उसके अंदर भी इन्होंने जो है वो प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स जो है वो कोड करी हैं यहाँ पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 अगर आप इसको पढ़ें तो ये बेसिकली चैप्टर 5 के अंदर कुछ एग्जांपल्स उन्होंने डिस्कस करी हुई हैं. उसी से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे जो है वो पहले रिड्यूस करवाए हैं ताकि आप गो थ्रू करें उन एक्सरसाइज को और फिर के सवालात को देखें तो उससे फिर आपको ये चीजें क्लियर हो जाती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन 5.1 और इसके अंदर जो हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो तो प्रीवियस एग्जांपल से रिलेटेड है. हमारा जो आज टारगेट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. A manufacturer of a microcomputer produces 3 different models. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लीनियर फंक्शंस के अंदर हम लीनियर फंक्शंस की एप्लीकेशंस कैसे करते हैं. द फॉलोइंग टेबल समराइजेस द होलसेल प्राइस. होलसेल प्राइस मतलब उसका रिटर्न है. ठीक है जी. मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, उस पर कितना मटेरियल लग रहा है. ठीक है जी. लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कितनी लग रही है. एनुअल फिक्स कॉस्ट इज 25 मिलियन. अगर काम करें या ना करें 25 मिलियन तो एनुअल फिक्स कॉस्ट उसके ऊपर लगनी ही है. ठीक है. तो होलसेल प्राइस पर यूनिट यानी ये आपको रेवेन्यू बता रहा है. होलसेल प्राइस का मतलब क्या है कि जिसपे हम वो उसको हम बेचेंगे. ठीक है जी. मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट जो गिवन है मॉडल 1, मॉडल 2 एंड मॉडल 3 के लिए, ये हमें कितने की पड़ेगी उसको जब बनाएंगे हम तो उस पर कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, वो शो कर रहा है. फिर रिक्वायरमेंट क्या है, डिटरमाइन अ जॉइंट टोटल रेवेन्यू फंक्शन फॉर सेल्स. ठीक है जी. एक हमें रेवेन्यू फंक्शन बनाना है, जॉइंट रेवेन्यू फंक्शन. डिटरमाइन एनुअल टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग 3 मॉडल्स. एक हमें जो है वो टोटल कॉस्ट फंक्शन बनाना है. डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन फॉर सेल्स ऑफ द 3 मॉडल्स. फिर हमें क्या करना है, इसका प्रॉफिट फंक्शन बनाना है. पहले रेवेन्यू फंक्शन बनेगा, फिर कॉस्ट फंक्शन, फिर आपको प्रॉफिट फंक्शन बनाना है. What is the annual profit if the firm sells 20,000, 40,000 and 10,000 units respectively of the 3 models? अब उसके बाद लास्ट स्टेप में आपको जो है जब आप बनाएंगे प्रॉफिट फंक्शन उसके अंदर ये आपको नंबर ऑफ यूनिट्स इनपुट करके आपको प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना होगा. तो अब हम देख रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. और क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पे जो है वो आपके पास आसानी के लिए यहाँ पे रखा हुआ भी है. तो हम यहाँ देख रहे हैं सेक्शन 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का हम देख रहे हैं सोल्यूशन. तो अगर हम जो है वो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं. ओके. तो सबसे पहले होलसेल प्राइस पर यूनिट मॉडल 1, मॉडल 2 एंड मॉडल 3 यहाँ पे गिवन है. मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट फॉर मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 गिवन है. ठीक है जी. और लेबर कॉस्ट गिवन है 100, 150, 225. तो 2 कॉस्ट आपको गिवन है और एक रेवेन्यू गिवन है. तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ हम मॉडल 1 जो है हमारे पास, मॉडल 1 का मतलब है हमारे लिए X1. ठीक है जी. ऐसे कर लेते हैं इसको. मॉडल 2 को हम ले लेते हैं X2 एंड मॉडल 3 को हम ले लेते हैं X3. Now we are going to construct the total revenue function for sales. अब total revenue function बनाने के लिए यानी first requirement को fulfill करने के लिए total revenue function will become revenue function is x1
x2 एंड x3। इस तरीके से हमने एक फंक्शन देखा था लास्ट सेशन के अंदर, जिसमें हमने 4.2 के अंदर लीनियर फंक्शन को देखा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 28 था। इसी तरीके से हमने प्रॉफिट आइडेंटिफाई किया था, बट वो फंक्शन पहले से बना हुआ था। यहाँ हम फंक्शंस को क्रिएट कर रहे हैं। तो इट विल बिकम 500x1 प्लस 1000x2, ठीक है जी, प्लस 1500x3। दैट विल बिकम आपके पास रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन तो इजी हो गया आपके पास। अब सवाल बड़ा है, इसका आंसर देखें क्या है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई यहाँ पे। सेकेंड रिक्वायरमेंट में वो क्या कह रहे हैं, सेकेंड रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं डिटरमाइन एनुअल टोटल कॉस्ट फंक्शन। एनुअल टोटल कॉस्ट फंक्शन का मतलब है कि कॉस्ट को हमने सी से रिप्रेजेंट किया, और एक मॉडल 1 x1 x2 एंड x3 की कॉस्ट कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कॉस्ट कंप्लीट करने के लिए कॉस्ट फंक्शन हमारे पास क्या होगा, मटेरियल, लेबर और फिक्स कॉस्ट को हमने शामिल करना है। ठीक है जी। सिंपल कॉस्ट फंक्शन जो होता है हमारे पास, उसके अंदर क्या होगा आपके पास कि मटेरियल, लेबर और मटेरियल, लेबर और फिक्स कॉस्ट को हम ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, इन तीनों को यहाँ पे जो है वो हमने मिलाकर लिखना है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, मटेरियल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी कितनी, 175x1, ठीक है जी, प्लस 400x2 प्लस 750x3, दैट इज प्लस, फिर लेबर के अंदर आते हैं तो 100x1 प्लस 150x2 प्लस 225x3, ठीक है जी। और इसके साथ साथ हमारे पास फिक्स कॉस्ट थी 25, ठीक है जी। अब ये जो आपके पास 25 है, बेसिकली ये 25 मिलियंस है। तो 25 मिलियन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई, 25 मिलियन के लिए हमें लिखना पड़ेगा 6 जीरोस, ठीक है जी। मिलियन का मतलब 6 जीरो, 25 मिलियन 25 के साथ 6 जीरोस आ जाएंगे, ठीक हो गया। अगर खाली 25 लिखेंगे तो फिर फर्क पड़ जाएगा सवाल पे। अब यहाँ आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, 175x1 प्लस 400x2, क्योंकि तमाम पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो इनको ओपन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 100x1 प्लस 150x2 प्लस 225x3 प्लस 25 मिलियन। और जब मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूं तो ये हो जाएगा 175x1 प्लस 100x1 विल बिकम 275x1 प्लस 400x2 प्लस 150x2 will become 550x2 plus 750 and 225, 750 and 225 will become 975x3 plus 25 million, that will be equals to the cost function x1, x2 and x3। ठीक हो गया ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट जो थी, मटेरियल, हमने लेबर और फिक्स कॉस्ट को मिलाकर हमने कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइन कर लिया। फिर वो कहता है कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो प्रॉफिट फंक्शन के लिए क्या होगा भाई, x1 मॉडल, x2 मॉडल, x3 मॉडल का जो प्रॉफिट फंक्शन बनेगा, कंबाइंड प्रॉफिट फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू फंक्शन में से, ठीक है जी, जो हमने रेवेन्यू फंक्शन बनाया है इसमें से हम कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर देंगे। रेवेन्यू में से हमने कॉस्ट को माइनस किया, तो अब रेवेन्यू फंक्शन था हमारे पास, दैट इज 500x1 प्लस 1000x2 प्लस 1500x3 माइनस कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि माइनस आ रहा है तो इसलिए हमने क्या कर दिया, कॉस्ट फंक्शन के साथ ब्रैकेट लगा दिया, 275x1 प्लस 550x2
प्लस 975x3 प्लस 25 मिलियन। तो इसको सॉल्व कर लें अगर, तो 500x1 प्लस 1000x2 प्लस 1500x3 माइनस 275x1 माइनस 550x2 माइनस 975x3 माइनस 25 मिलियन। तो अब वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपके पास, 500x1 माइनस 275x1 विल बिकम 225x1, 1000x2 minus 550x2 will become plus 450x2, और 1500x3 minus 975x3 will become 525x3 माइनस 25 मिलियन अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। अच्छा, ये हो गया आपके पास द टोटल कंबाइंड प्रॉफिट फंक्शन फॉर द सेल ऑफ 3 मॉडल्स। What is the annual profit if the firm sells 20,000, 40,000 and 10,000 units respectively? तो अब यहाँ आपको जो है उसने कहा कि अगर आप डी रिक्वायरमेंट में जाते हैं तो डी रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, डी रिक्वायरमेंट में वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास x1 जो है वो हो जाए 20,000, ठीक है जी, x2 जो है वो हो जाए आपके पास दैट इज 40,000, और x3 अगर आपके पास जो है वो हो जाए 10,000, तो बताइए आपके पास प्रॉफिट की जो फंक्शन की वैल्यू है उससे आपको प्रॉफिट कितना आइडेंटिफाई होगा। तो हम सिंपल प्रॉफिट फंक्शन लेते हैं p(x1), x2 एंड x3 दैट इज इक्वल टू 225 x1, 450 x2 and 525 x3 minus 25 मिलियंस। तो ये हो जाएगा 225 x1 की जगह आ जाएगा 20,000, ठीक है जी, 450 इंटू 40,000 प्लस 525 इंटू 1000 माइनस 25 मिलियन। तो अब इन वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो 225 मल्टीप्लाई बाय 20,000 विल बिकम, ये हो जाएगा आपके पास 450000 प्लस 450 मल्टीप्लाई बाय 40,000 विल बिकम 18 मिलियन, प्लस 525 मल्टीप्लाई बाय 10,000 will become 525,000,000 माइनस 25 मिलियन। अब आपको समझ में आ जाएगा कि 25 मिलियन में हमने जो है वो इतने सारे जीरो क्यों उस वक्त ऐड करे थे। अगर हम उस वक्त 25 मिलियन के अंदर ये जीरो ऐड नहीं करते तो अब अगर आप सॉल्व करते तो आपके पास जो वैल्यू होती है वो सिर्फ 25 लिखी हुई आती, और सिर्फ 25 लिखी हुई आने की वजह से जो है वो जवाब आपका गलत हो जाता। यहाँ आपके पास पूरा सोल्यूशन करने में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ रही है कितनी, दैट विल बिकम 275,000,000, ठीक है जी। दैट इज द प्रॉफिट ऑफ x1, x2 एंड x3 व्हेन आपके पास जो है वो x1 के जो मॉडल है आपके पास उसके 20,000 यूनिट सेल आउट हो जाए, x2 के 40,000 यूनिट्स हो और x3 के 10,000 यूनिट्स हो, तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो होगा 2,75,000, ठीक है जी, 27,50,000 सॉरी, ठीक हो गया क्योंकि वो 25 मिलियंस थे। तो ये वैल्यूज पुट करने से आपको आंसर मिला, और ये आपका जो है वो सवाल क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया। बाजार देखने में बहुत बड़ा सवाल था, बट
ये सवाल जो है वो बहुत सिंपल था। टेबल से आपने फंक्शंस बनाने थे, फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करके जो है वो न्यू फंक्शन जनरेट करना था और उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना था। फर्दर इसके अंदर जब हम इसके एक्सरसाइज को देखते हैं, ठीक है, ठीक है, उसके बाद इधर आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी जो है वो प्रीवियस एक एग्जांपल जो हमने दी, ठीक है, उसके अंदर उसी एग्जांपल से रिलेटेड जो है वो कोई सवाल है, ठीक है। जिनके पास बुक्स हैं तो वो एग्जांपल 5 से जो है उस सवाल को कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल लीजिंग का एक सवाल नीचे लिखा हुआ है, तो उसको आप जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है वो हमने ये लीनियर फंक्शंस की एप्लीकेशन का एक पार्ट जो है वो देख लिया है, और इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह अपकमिंग सेशन के अंदर इसको हम फर्दर और आगे जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक की चीज आपको जो है वो क्लियर हो गई होगी।